ये वीडियो है गेम थियरी की सबसे फेमस प्रॉब्लम के बारे में। ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको हर कहीं दिख जाती है। तनाव से भरे दो देशों से लेकर रूममेट डिशेस वॉश करेगा या आप। इस प्रॉब्लम के अराउंड कई सारे टीवी शोज भी बन चुके हैं। इस प्रॉब्लम में चुनी हुई गलत स्ट्रैटेजी ही लाइफ को डेथ, पीस को वॉर और आबादी को बर्बादी में बदल सकती है। एंड इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने पर हमें पता चलेगा कि क्यों पृथ्वी पर सारे जीव एक दूसरे के सहयोग के साथ रहना पसंद करते हैं। बात है 3 सितंबर 2003 की। एक अमेरिकन वेदर मॉनिटरिंग एयरप्लेन जापान के एयर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करता है जिसमें साइंटिस्ट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पार्टिकल्स मिलते हैं। नाउ यूएस नेवी चौकन्ना हो जाती है और अपने दुनिया भर के सारे बेसेस से रेन वाटर सैंपल्स मंगवाकर उन्हें भी टेस्ट करवाती है और उन्हें इन सैंपल्स में सीरियम 141 और इट्रियम 91 मिलते हैं। इन दो आइसोटोप्स की हाफ लाइफ सिर्फ 1 या 2 महीने की होती है, मतलब इन्हें रिसेंटली ही बनाया गया है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ बन सकते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, और अमेरिका ने तो उस साल कोई न्यूक्लियर टेस्ट किए ही नहीं थे। तो इन सब का एक सीधा सा मतलब था कि सोवियत यूनियन ने भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अमेरिकन्स इस न्यूज को लगातार पढ़ रहे थे, यानी कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए विश्व गुरु बनने का सपना अब खतरे में था। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की सरहदों पर अब खतरा मंडरा रहा है और जंग के काले बादल पूरी दुनिया पर छा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करते रहना चाहिए, इससे रशिया को हमारा डर बना रहेगा। वहीं नेवी सेक्रेटरी मैथ्यूज के शब्दों में कहें तो हमें शांति के लिए हथियार चलाने ही होंगे। अब यहाँ पे गेम थियरी बनाने वाले जॉन वॉन न्यूमन भी कहते हैं कि अगर आपको कल बॉम्ब गिराना है तो मैं कहूंगा कि आज क्यों नहीं। अगर आज शाम 5 बजे गिराना है तो मैं कहूंगा दोपहर 1 बजे क्यों नहीं। तो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कुछ तो करना था, वो भी जल्दी। पर क्या? 1950 में यूएस बेस्ड थिंक टैंक रैंड कोऑपरेशन में इसी क्वेश्चन पर गहरी चर्चा हो रही थी और तब वो सोल्यूशन के लिए गेम थियरी की सहायता लेने की सोचते हैं। और इत्तेफाकन उसी साल रैंड यूनिवर्सिटी के 2 मैथमेटिशियंस ने एक ऐसा गेम बनाया था जो यूएस सोवियत वाले कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल मैच कर रहा था। एंड इस गेम को कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। सो लेट्स प्ले अ गेम। एक बैंकर पेटी भर के पैसे चुरा कर लाया है और उसने 2 लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए इनवाइट किया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो सामने वाले का साथ दीजिए या फिर धोखा। अगर आप दोनों साथ देते हैं तो आप दोनों को मिलेंगे 3-3 कॉइन्स, और अगर आप में से एक धोखा देता है तो उसे मिलेंगे 5 कॉइन्स और सामने वाले को मिलेगा 0। पर अगर दोनों धोखा देते हैं तो दोनों को मिलेगा 1-1 कॉइन्स। सो फंडा क्लियर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। सोचिए आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपका ओपोनेंट आपका साथ दे रहा है, तो आप भी उसका साथ देकर 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स चाहिए तो आप उसे धोखा देकर क्या 5 पॉइंट्स लेना चाहोगे? पर अगर आपके ओपोनेंट ने ही आपको धोखा दे दिया तो फिर तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। साथ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और धोखा दिया तो एटलीस्ट 1 कॉइन तो मिलेगा। सो फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट क्या कर रहा है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ऑलवेज धोखा देना। नाउ अगर आपका ओपोनेंट आपकी ही तरह सोचता है तो वो भी इसी रिजल्ट पे पहुंचेगा कि धोखा देना इज बेस्ट ऑप्शन। नाउ इससे क्या होगा कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जहां आप दोनों को 3-3 पॉइंट्स मिल सकते थे, वहां पे अब आपको बस 1 पॉइंट ही मिलेगा। एंड यूएस और सोवियत के केस में भी सेम यही कंडीशन थी। इसीलिए दोनों देशों ने हजारों न्यूक्लियर आर्सेनल्स बनाए जिनमें कई हजार न्यूक्लियर बॉम्ब्स रेडी टू लॉन्च थे। इतने सारे थे कि एक दूसरे को दर्जनों बार खत्म कर दें। पर ऐसा करने की हिम्मत वास्तव में किसी में नहीं थी। पर फिर भी दोनों देशों ने मिलकर $10 ट्रिलियन इनकी डेवलपमेंट पर उड़ा दिए। इतना पैसा बच जाता अगर दोनों देश एक दूसरे का साथ देते और अग्री करते कि आगे कोई इस टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेगा। पर क्योंकि दोनों ने ही अपना फायदा देखा, इसीलिए दोनों का अल्टीमेटली नुकसान हुआ। द प्रिजनर्स डिलेमा गेम थियरी का एक काफी फेमस गेम है। इस गेम के हजारों वर्जन्स बनकर उन पर पेपर लिखे जा चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी कॉमन है कि हर जगह दिख जाती है। सवानाज और अफ्रीकन वुडलैंड्स के बीच रहने वाले इम्फालास को अक्सर टिक्स हो जाते हैं। इससे उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज, पैरालिसिस और कभी कभी तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी होता है कि वो उन्हें लिख करके रिमूव करें।
पर एक दिक्कत है कि उनकी टंग बॉडी के हर पार्ट तक तो पहुंच नहीं पाती, इसीलिए दूसरे इंफाला की मदद लेनी पड़ती है। पर ग्रूमिंग तो फ्री में नहीं होगी, इसके लिए दूसरे इंफाला को अपना सलाइवा, इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइम और अटेंशन देना पड़ता है, जो कि अफ्रीका की झुलसती गर्मी में बेशकीमती होता है। एंड शिकार घात लगाकर छुपा कहीं भी बैठा हो सकता है। तो ओवरऑल समझदारी तो इसमें है कि वो रिस्क ना ले और मना कर दे, पर जब उसे सफाई की जरूरत पड़ेगी तब क्या? नाउ अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सफाई करे या ना करे, या दूसरे शब्दों में साथ दे या धोखा। वेल, अगर कोई इंफाला एक बार सफाई करवा ले तो समझदारी तो इसमें है कि वो दोबारा धोखा ही देगा, क्योंकि अब वो जिसकी मदद करेगा उससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। प्रिजनर्स डिलेमा में इसी प्रॉब्लम के कई वर्जन हैं। इंफालाज हर रोज एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते हैं एंड ये सिचुएशन आती जाती रहती है बार बार लगातार। इसी से पूरा खेल बदल जाता है। नाउ अब उन्हें प्रिजनर्स डिलेमा एक बार नहीं खेलना है, बार बार खेलना है। तो उस इंफाला को पता है कि अगर मैंने अभी धोखा दिया तो ओपोनेंट को पता रहेगा और वो फ्यूचर में मुझे भी कभी धोखा दे सकता है। सो अब बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी जब इस खेल को बार बार खेलना है? इसी सवाल का जवाब पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलॉर्ड भी जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1980s में कंप्यूटर टूर्नामेंट रखा था। उन्होंने दुनिया के कई दिग्गज गेम थ्योरिस्ट को बुलाया और अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी, और उनसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने को कहा जो एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। एक्सेलॉर्ड इन प्रोग्राम्स को स्ट्रैटेजीज कहते थे। हर स्ट्रैटेजी खुद की एक कॉपी और बाकी की स्ट्रैटेजी के साथ गेम खेलने वाली थी। हर मैच में अब 200 राउंड्स होते। अब 200 ही क्यों, इस पे हम बाद में आएंगे। नाउ एक्सेलरॉड ने कॉइन्स की जगह पे पॉइंट्स रखे थे, बाकी सब कुछ सेम था। मेन गोल भी सेम ही था कि गेम के एंड तक ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करना है। एंड उन्होंने इस प्रोसेस को यानी कि टूर्नामेंट को 5 बार करवाया, जिससे कि ठोस रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई रैंडम सिचुएशन नहीं। एक्सेलरॉड ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया। उन्होंने कहा कि प्लेयर साथ देने से शुरुआत करेगा और धोखा तब देगा जब उसका दुश्मन 2 बार लगातार उसे धोखा देगा। सो एक्सेलरॉड के पास टोटल 14 स्ट्रैटेजीज आई थी। 15वीं उन्होंने खुद भी ऐड की थी, जो रैंडम आधे टाइम साथ देती है और आधे टाइम धोखा। नाउ सारी स्ट्रैटेजीज को एक कंप्यूटर में डाल दिया गया और बस शुरू हो गया मुकाबला। एंड उनमें से एक स्ट्रैटेजी थी फ्रेडमैन। इसमें प्लेयर 1 साथ देने के साथ शुरू करता है, पर अगर ओपोनेंट ने एक बार भी धोखा दिया तो गेम एंड होने तक प्लेयर 1 धोखा ही देता रहता है। नाउ दूसरी स्ट्रैटेजी थी जॉस। इसमें प्लेयर साथ देने के साथ शुरू तो करता है, पर फिर अपने ओपोनेंट के लास्ट मूव को कॉपी करता जाता है एंड अराउंड 10% ऑफ द टाइम पागल होकर रैंडमली धोखा देता है। फिर इससे भी ज्यादा एक सुलझी हुई स्ट्रैटेजी थी ग्रास कैम्प। ये लगभग जॉस जैसी ही थी, पर यहाँ पे रैंडम धोखा देने के बजाय इसमें 50th राउंड पर धोखा दिया जाता था, अपने ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी समझने और उसमें कोई वीकनेस ढूंढकर उसका फायदा उठाने के लिए। और सबसे सुलझी हुई स्ट्रैटेजी थी नेम विद हेल्थ 77 लाइन के कोड के साथ। नाउ टूर्नामेंट अच्छा हुआ, स्ट्रैटेजीज बढ़ गई आपस में और अब लीडर बोर्ड सजाया गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सबसे आसान वाली स्ट्रेटेजी ने ही बाजी मारी थी। उस स्ट्रेटेजी का नाम था टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट में प्लेयर पहले साथ देने से शुरू करता है और फिर ओपोनेंट का लास्ट मूव एग्जैक्ट कॉपी करता जाता है। मतलब ये धोखे का जवाब धोखा और सहयोग का जवाब सहयोग से देगा, पर सिर्फ एक बार। और अगर ओपोनेंट ने धोखा दिया तो ये भी टिट फॉर टैट करेगा। जब टिट फॉर टैट का मैच फ्रेडमैन से हुआ तो दोनों प्लेयर्स ने कोऑपरेशन से शुरुआत की और कोऑपरेशन ही करते गए। दोनों को फुल पॉइंट्स कोऑपरेशन के लिए मिले। फिर टिट फॉर टैट का मैच जॉस से हुआ तो इन्होंने भी शुरुआत तो साथ देने से किया, पर हाँ 6th मूव पर जॉस ने धोखा क्या दिया, इसके बाद तो दोनों एक दूसरे को धोखा देने लगे एंड ओवरऑल ये एक लूप जैसा बन गया। ये जैसे के साथ में जैसा करने वाले ही चीज है। ये आपको आजकल की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी देखने को मिलेगी। उसने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं उसके साथ ये करूंगा, और फिर ये प्रोग्राम दूसरी बार भी अचानक से धोखा देता है। तब हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। दोनों प्लेयर गेम खत्म होने तक बस एक दूसरे को धोखा ही देंगे। ऐसा ही कुछ हमें आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखने को मिल रहा है, आप भी जानते होंगे। एज अ रिजल्ट ये बदला लेने वाली फितरत की वजह से दोनों प्लेयर्स को बहुत ही कम पॉइंट्स मिले, पर टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी बाकी स्ट्रैटेजीज का साथ अच्छे से दे पाई। That's why टूर्नामेंट उसने जीता। ओके, तो कौन कौन जो Oh my God, प्रोफेसर एक्सेलरॉड, स्टीवन स्टोकेट कैसे हो? वाह, मजा आ गया। क्या सरप्राइज था डायरेक्ट। मुझे पहले लगा था कि इसका सॉल्यूशन कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा, चेस वाले गेम्स की तरह,
पर ऐसा कुछ निकला नहीं। सबसे आसान वाली स्ट्रेटेजी ही बेस्ट थी, उसी ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए। फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। नाउ एक्सेलरॉड को सभी बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज मिल गई टिट फॉर टैट को मिलाकर। इनमें 4 खूबियां भी थीं। पहली कि ये सभी नाइस थीं, मतलब ये खुद से पहले कभी धोखा नहीं देंगी। सो टिट फॉर टैट एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो तभी धोखा देगी जब उसे धोखा मिला हो। नाउ नाइस का उल्टा था नेस्टी, एंड जॉस एक नेस्टी स्ट्रैटेजी थी जो कि पहले धोखा देती है। सो टूर्नामेंट की टोटल 15 स्ट्रैटेजीज में से 8 नाइस थी और 7 नेस्टी। लीडर बोर्ड में टॉप 8 परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज नाइस थी। इवन सबसे बेकार वाली नाइस ने भी नेस्टी वाली से कहीं ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खूबी थी माफ करना। ये वो स्ट्रैटेजी थी जो कि बदला तो लेती थी पर कोई ग्रज नहीं रखती थी। एंड टिट फॉर टैट में माफ करने की खूबी तो थी, उसका ओपोनेंट धोखा दे तो ही वो धोखा देती थी, पर उसके बाद अगर ओपोनेंट साथ दे तो वो साथ भी देती थी। वहीं फ्रिडमैन वो तो बिल्कुल माफ नहीं करती थी। ये समझने वाली बात है कि दूसरा प्लेयर अगर एक बार धोखा दे दे तो ये फिर बस धोखा ही देती थी। ओके, कोई मर्जी नहीं, सिर्फ धोखा। ये करने में अच्छा लग सकता है पर उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लंबे समय के लिए तो नहीं। सो ये कंक्लूजन कि अच्छे बने रहना एंड माफ करना ये बेटर रिजल्ट्स देगा। कई सारे एक्सपर्ट्स इस इनसाइट से शॉक हो गए थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातरों ने काफी कॉम्प्लेक्स ट्रिकी टेक्निक्स अपनाई थी। सब बेकार थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में नाइस वाली ही जीती। नाउ टिट फॉर टैट तो माफ करती थी, पर उससे भी ज्यादा माफ किया जा सकता था। एक्सेलरॉड की सैंपल स्ट्रैटेजी तभी धोखा देती है जब उसका ओपोनेंट एक साथ 2 बार धोखा दे तो, यानी कि टिट फॉर 2 टैट्स। ये ज्यादा दयालु बनना लग सकता है, पर जब एक्सेलरॉड्स ने मैचेस करवाए तो पता चला कि अगर कोई इस स्ट्रैटेजी को यूज करता तो वही टूर्नामेंट जीतता। ये काफी जीनियस है। इस कहानी की कई सारी कड़ियां हैं। जब एक्सेलरोड ने अपनी एनालिसिस पब्लिश की, उन गेम थ्योरिस्ट के बीच इसे फैलाया, तब उन्होंने कहा कि अब हम जानते हैं कि क्या काम करता है, तो दोबारा ट्राई करते हैं। सो उन्होंने दूसरा टूर्नामेंट अनाउंस किया जहां सब सेम होगा, बस एक चीज को छोड़कर, नंबर ऑफ राउंड्स पर गेम। फर्स्ट टूर्नामेंट में हर गेम एग्जैक्टली 200 राउंड्स में खत्म होता था। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये आखिरी राउंड है तो उसमें साथ देने का कोई सेंस ही नहीं बनता, आपको धोखा देना चाहिए। ऑफ कोर्स यही सेम लॉजिक आपका ओपोनेंट भी लगाएगा, तो उसे भी लास्ट राउंड में धोखा ही देना चाहिए। तो अगर आपके मन में धोखा देना ही है तो किसी भी मूव में साथ देने का क्या मतलब है? फिर चाहे वो लास्ट मूव हो या उससे पहले या इवन चाहे तो फर्स्ट मूव ही क्यों ना हो। इसीलिए एक्सेलरोड टूर्नामेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन गई थी कि दोनों प्लेयर्स को पता ही ना चले कि गेम कब एंड होगा। उन्हें ये पता था कि लगभग 200 राउंड्स होंगे, पर वहां एक रैंडम नंबर जनरेटर था जो 200 के अराउंड कभी भी एंड कर देता था गेम को। ऑफ कोर्स गेम कब एंड होगा पता नहीं, आप साथ देना चाहोगे, ऐसे ही साथ देते जाओगे क्योंकि सामने वाला भी आपका साथ। सो दूसरे टूर्नामेंट में एक्सेलरोड को 62 सबमिशंस मिले एंड एक रैंडम उन्होंने खुद ऐड किया। कैंडिडेट्स को पहले टूर्नामेंट के रिजल्ट दिए गए थे जिससे वो उनसे कुछ सीख कर अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर बना सके। इससे 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। कुछ को लगता था कि नाइस और दयालु बनने से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, सो उन्होंने नाइस और दयालु वाली स्ट्रैटेजीज भेजी। एक ने टिट फॉर 2 टैट्स वाली भी दी। अब दूसरे ग्रुप को लगा कि बाकी लोग ज्यादा नाइस और दयालु भरी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने उनका फायदा उठाने के लिए बहुत ही नेस्टी स्ट्रैटेजीज बनाई, जिसमें से एक स्ट्रैटेजी थी टेस्टर। इसमें क्या होता है कि टेस्टर पहले धोखा देकर देखता है कि सामने वाला क्या करेगा। अगर सामने वाला बदला लेता है तो फिर गेम एंड तक टेस्टर टिट फॉर टैट खेलता है, और अगर सामने वाला बदला नहीं लेता है तो टेस्टर हर दूसरे राउंड में धोखा देता है। पर दोबारा नेस्टी बनना नहीं अच्छा साबित नहीं हुआ, और टिट फॉर टैट ने एक और बार बाजी मार ली थी। सो नाइस स्ट्रैटेजीज ने दोबारा से अच्छे रिजल्ट्स दिए। टॉप 15 में बस एक स्ट्रैटेजी नाइस नहीं थी, इसी का उल्टा बॉटम 15 में बस एक नेस्टी नहीं थी। दूसरे राउंड के बाद एक्सेलरोड को बढ़िया स्ट्रैटेजीज की 2 और खूबियों के बारे में पता चला। तीसरी खूबी थी बदला लो। अगर दुश्मन धोखा देता है तो उसे तुरंत सबक सिखाओ, ज्यादा दयालु भी मत बनो। हर बार साथ देना ज्यादा ही दयालु बनना है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। वही टिट फॉर टैट में आपका फायदा आसानी से नहीं उठाया जा सकता।
आखिरी खूबी जो एक्सेलरॉड को दिखी वो थी कि क्लियर रहो। वो प्रोग्राम जिनमें कुछ साफ नहीं दिखता था, जो लगभग रैंडम मूव्स लेने के काफी क्लोज थे, उन्हें फिगर आउट करना काफी मुश्किल होता था क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उस तरह के प्रोग्राम के साथ किसी तरह का ट्रस्ट पैटर्न ढूंढना काफी मुश्किल होता था क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। I mean, आप नहीं, वो प्रोग्राम ही फिगर आउट नहीं कर रहा था कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि ठीक है, कोई अंदाजा ही नहीं है, सामने वाला आगे कुछ भी कर सकता है, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, तो बेटर रहेगा कि मैं ही धोखा दूं। मुझे जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि ये चारों खूबियां, जैसे कि नाइस बनना, माफ करना, ज्यादा दयालु भी ना होना, और चौथी बात क्लियर रहना, ये उस मोरालिटी की तरह है जो पूरी दुनिया भर में आंख के बदले आंख के नाम से जानी जाती है। आप जानते होंगे, ये क्रिश्चियनिटी में नहीं होता, और हाँ, ये और कोई हाल ही में आई नई फिलॉसफी भी नहीं है, ये कोई पुरानी फिलॉसफी लगती है। अब टिट फॉर टू टैट भले ही पहला टूर्नामेंट जीत जाती है, पर सेकंड टूर्नामेंट में वो 24th पोजीशन पे आई। इससे एक चीज तो क्लियर होती है, बार बार प्रिजनर्स डिलेमा खेलने पर कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा नहीं जीत सकती। कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन सी स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टिट फॉर टैट को हमेशा धोखा देने वाली स्ट्रैटेजीज के झुंड से भिड़वाया जाए तो टिट फॉर टैट तो हमेशा सबसे बेकार रिजल्ट्स ही देगी। मैं ये देखना चाहता था कि टिट फॉर टैट जो है वो इन्हीं स्टूपिड रूल्स की वजह से जीत रही है या फिर इस वजह से कि वो लोगों का फायदा उठा रही है। इसीलिए उन्होंने एक सिमुलेशन चलाई जिसमें एक जनरेशन में सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज के नंबर्स बढ़ते और अनसक्सेसफुल वंस के कम होते। अब सिमुलेशन में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज श्रिंक होकर एक्सटिंक्ट हो गईं और टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज कॉमन हो गईं। हैरिंगटन टॉप 15 की इकलौती नेस्टी स्ट्रैटेजी है जिसने कि पहले खूब ग्रो किया, पर जैसे ही वो स्ट्रैटेजीज खत्म हुई जिन पर ये फीड कर रही थी, हैरिंगटन के नंबर्स भी जल्द ही कम हो गए। इसमें हमें सिमुलेशन का मेन बेनिफिट दिखाई पड़ा कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बाकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज के साथ काम करती है। 1000 जनरेशंस के बाद रेशियो काफी स्टेबल हो जाता है, सिर्फ नाइस स्ट्रैटेजीज बचती हैं एंड टिट फॉर टैट इस बार भी टॉप करती है दुनिया की 14.5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। नाउ ये प्रोसेस एवोल्यूशन की तरह लग सकती है, पर दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होते हैं, ये एक तरह की इकोलॉजिकल सिमुलेशन है। पर क्या होता जिस दुनिया में आप पैदा हुए वो अलग होती? कल्पना कीजिए कि एक नास्टी लोगों से भरी दुनिया जिसमें सब धोखा देते हैं सिवाय आप और आपके एक छोटे से ग्रुप को छोड़कर, जो टिट फॉर टैट की राह पर जी रहे हैं। आप साथ रहना शुरू कर देते हो और ऑफ कोर्स तुम लोग बाकी दुनिया से ज्यादा पॉइंट्स बनाओगे, और फिर तुम्हारे ऑफस्प्रिंग आएंगे और वो भी यही करेंगे। ऐसे तुम्हारी जो ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है, ये स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। तो एक्सेलरॉड ने यह प्रूव किया कि एक कोऑपरेट करने वाला एक छोटा सा ग्रुप पूरी दुनिया पर कैसे कब्जा कर सकता है, जो वाकई में काफी फैंटास्टिक है। सोचने वाली बात है ये। तो फिर कैसे सहयोग की भावना आ सकती है उस पॉपुलेशन में जिसमें सब खुद का देखते हैं, जो अच्छा करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। आपको दूसरों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद को नंबर 1 रखकर अपनी जरूरतों को ही देख सकते हो। सहयोग ऐसा रहकर भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम करोड़ों खुदगर्ज जीव जंतुओं में से वो जीव बनकर उभर पाए जिनमें सहयोग की भावना आई और फ्लोरिश की। एक दूसरे की सफाई करते इम्फालात से फिश का सफाया करती शार्क्स तक, हर ऑर्गेनिज्म प्रिजनर्स डिलेमा से मिलती जुलती दिक्कतें फेस करते हैं। और क्योंकि ये दिक्कतें बस एक बार नहीं आती, इसीलिए फायदा सहयोग करने में ही होता है। इसके लिए सोचने या कॉन्शियस होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी डीएनए में स्टोर हो सकती है और जब तक ये बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ये पूरी पॉपुलेशन पर कब्जा कर लेगी। एक्सेलरॉड इनसाइट्स को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे एरियाज में लगाया गया और एक चीज निकली जो इनके टूर्नामेंट में कवर नहीं हुई थी कि क्या होगा अगर गेम में कोई रैंडम एरर आ जाए या सिस्टम में नॉइस, जैसे कि कोई साथ देने जाए पर ऐसा लगे कि वो धोखा दे रहा है। इस तरह की चीजें रियल वर्ल्ड में काफी होती हैं हमेशा।
जैसे कि 1983 की तरह जब सोवियत यूनियन को उनके सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम ने यूएस की तरफ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने का सिग्नल दिया, पर यूएस ने एक्चुअली में कुछ भी लॉन्च नहीं किया था। सोवियत सिस्टम ने गलती से हाई एल्टीट्यूड क्लाउड से रिफ्लेक्ट हुई सूरज की रोशनी को बैलिस्टिक मिसाइल समझ लिया था। एंड थैंकफुली उस दिन तो स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने उसे फाल्स अलार्म समझकर डिसमिस कर दिया। एंड इससे पता चलता है कि सिग्नल एरर से कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और क्यों हमें उन स्ट्रैटेजीज में नॉइस का भी ध्यान रखना चाहिए। गेम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है बच्चों का कोई गेम होगा। आपको नहीं लगता कुछ तो गड़बड़ है इस नेम को रखने में? I mean, यहां जान तक जा सकती है। लाइफ और डेथ का सीन आ जाता है। जैसे आपने बताया, कोल्ड वॉर के टाइम पर पूरी दुनिया में लाशें बिछ सकती थी, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन तक का अंत हो सकता था। तो ये किसी भी सेंस में कोई गेम तो बिल्कुल नहीं है। गेम तो बस एक टर्म है जिसे मैथमेटिशियंस और थियोरिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जब नॉइजी एनवायरनमेंट में टिट फॉर टैट का मैच टिट फॉर टैट के साथ ही हुआ तो शुरुआत तो साथ देने के साथ हुई, पर जैसे ही एक सहयोग धोखे की तरह दिखाई पड़ा तो सामने वाले ने तुरंत उसका बदला लिया और हर दूसरे मूव पर यह धोखा देने वाला लूप शुरू हो गया। अगर एक और सहयोग का कदम धोखे की तरह दिखाई पड़ा तो बस फिर तो दोनों बदला ही लेते रह जाएंगे। सो एक परफेक्ट सिनेरियो के कंपैरिजन में अब दोनों प्लेयर बस 1/3 पॉइंट्स ही हासिल कर पाएंगे। यहां टिट फॉर टैट बेस्ट से वर्स्ट स्ट्रैटेजी में बदल गई। सो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन है इन लूप्स को सही तरीके से ब्रेक करना, जैसे कि हम टिट फॉर टैट के साथ में कर सकते हैं 10% और दयालु बनाकर। सो मतलब ये हुआ कि हर धोखे पर बदला लेने के बजाय 10 में से 9 धोखों पर बदला लिया जाएगा। इससे उस लूप में जाने से बच सकते हैं और इंश्योर भी कर सकते हैं कि आपका फायदा ना उठाया जाए। हमने नॉइज और 10% जेनरोसिटी ऐड करके भी टूर्नामेंट चलाए थे। उन्होंने काफी अच्छा भी किया था। मुझे सबसे बढ़िया टिट फॉर टैट लगा। इसने ओवरऑल काफी अच्छा किया, पर ये जिसके साथ मैच करता उससे अच्छा कभी नहीं कर पाता था। I mean, आप खुद सोचिए, बेसिकली दोनों या तो हार सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, पर फिर भी जब रिजल्ट सामने आते हैं तो सब पीछे रहते हैं और टिट फॉर टैट जीतती है। एंड बिल्कुल वैसे ही धोखा देने वाली कभी नहीं हारती। ये ड्रॉ करती है या जीतती है, पर ओवरऑल ये बेकार है। नाउ इससे एक कॉमन गलतफहमी दूर होती है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग जीतने का सोचते हैं तो उन्हें यह लगता है कि उन्हें दूसरों को हराना है। हाँ, चेस और पोकर जैसे गेम में तो ये सही है, क्योंकि यहाँ एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही करता है। सो ओवरऑल ये जीरो सम गेम्स हैं, पर ज्यादातर जिंदगियां जीरो सम नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए दूसरे से छीनने की जरूरत नहीं है। हम बैंकर से ले सकते हैं, ये बैंकर असलियत में हमारी दुनिया ही तो है। यही सब कुछ है, इसी में ही सब कुछ है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम ऐसी विन विन सिचुएशंस ढूंढें जहां हम सभी का फायदा हो। सहयोग दुश्मनों के लिए फायदेमंद ही होता है। 1950 से 1986 तक यूएस और सोवियत में काफी ज्यादा टेंशन थी। दोनों बॉम्ब्स पे बॉम्ब्स बनाए जा रहे थे। फिर अंत में 80s के बाद दोनों ने बॉम्ब्स बनाना धीरे धीरे कम कर दिया। दोनों देशों ने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना सीख लिया। एक अग्रीमेंट बनाकर सारे न्यूक्लियर आर्म्स को एक ही बार में अबॉलिश करने की जगह, जो कि एक सिंगल प्रिजनर्स डिलेमा सिचुएशन बन जाती, उन्होंने स्लोली हर साल थोड़े थोड़े वेपन्स को डिसआर्म करना शुरू किया। एंड दोनों अपनी श्योरिटी के लिए एक दूसरे को चेक करते थे। वो ऐसा ही करते रहे कई सालों तक। सामने वाला साथ दे रहा है ये बार बार इंश्योर करते और बॉम्ब्स डिसमेंटल करते जाते। एक्सेलरॉड के टूर्नामेंट के 40 सालों के बाद तक रिसर्चर्स अलग अलग एनवायरनमेंट में बेस्ट परफॉर्मिंग खोजने में अपनी कोशिश करते रहे। इन्होंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, जैसे पे ऑफ स्ट्रक्चर से लेकर स्ट्रैटेजीज एरर, सब कुछ। कुछ ने तो स्ट्रैटेजीज को म्यूटेट भी होने दिया। वेल, टिट फॉर टैट ने हर मैच में टॉप तो नहीं किया, ये हमने देखा। एक्सेलरॉड की मुख्य बातें वही हैं कि नाइस रहना, माफ करना, लेकिन ज्यादा दयालु ना बनना। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, एनाटोल ने क्यों टिट फॉर टैट को सबमिट किया था? वेल, क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा था। और उसने कहा था कि ठीक है, तुम बोलते हो तो कर देता हूं, पर मुझे ये दमदार नहीं लग रही है। I mean, वो पीस रिसर्चर था और आई थिंक उसका शायद मानना ये था कि ज्यादा दयालु बनना जो है वो बदले का काम नहीं करेगा। पर मेरे आगे वो क्या करता?
वेल, जो चीज मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि लाइफ के डिसीजंस ले पाने की खूबी ही वो मेन चीज है जो उन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अलग बनाती है। हम चॉइसेस बनाते हैं जिसका सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वालों पर भी असर पड़ता है। लाइक शॉर्ट टर्म में भले ही एनवायरनमेंट शेप करता है एंड उससे फर्क पड़ता है कि प्लेयर कैसा करेगा, पर लॉन्ग रन में प्लेयर ही एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। सो लेट्स प्ले अ गेम ऑफ लाइफ एंड डिसीजंस थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि इसका असर आपकी सोच से ज्यादा दूर तक जाएगा।